क्वेश्चन देखना था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो चैप्टर हमने खत्म किया है ना, तो फटाफट उसके क्वेश्चन आंसर को देख के खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? यदि कोई जीव है, देखना आराम से कि सर हमारे पास कोई जीव मिल रहा है और इस जीव का लक्षण हमें ज्ञात नहीं है, इस जीव के लक्षण के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। अब लक्षण में सर कौन सा लक्षण है? तो नॉर्मली आपके पास कितने आधार आप लोग को पढ़ाया हमने? 7। सर अगर 7 आधार की बात करें हम लोग तो कम से कम हमारे पास कितने लक्षण हो जाएंगे? 7 लक्षण हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें इस जीव के बारे में, जैसे मान लिया सर हमने आज में एक जीव की खोज की है और जिसको फिलहाल हम नाम दे रहे हैं क्या? एक्स, ठीक है। और इसके बारे में कोई भी लक्षण हमें पता ही नहीं है, इसका शारीरिक संगठन क्या है, ये जीव एकल कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, इसकी सममिति कैसी है, प्रगुहा मिल रही है नहीं मिल रही है, रक्त का परिसंचरण तंत्र कैसा है, मतलब कि कुल मिला जुला के उसका खंडी भवन है, यानी कि एक एक चीज कोई लक्षण की जानकारी हमें नहीं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा आपको? अच्छा बताना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? रेड डॉट दिख रहा है ना? ठीक, चलो अब बताओ, सवाल तो यही पूछा गया आपसे ना कि यदि आपको मूलभूत लक्षण के बारे में जानकारी ना हो तो आप क्या मतलब कि क्या समस्या महसूस करेंगे। सर सिंपल सा उसका अध्ययन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, हम उसके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाएंगे, उसके साथ साथ इस जीव का क्या नहीं कर पाएंगे? वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे। वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे तो हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये जीव किस जाति का है ना, किस वर्ग में रखा जाए, इसको किस जीव के साथ रखा जाए। जैसे क्या हम लोग जंतु में आते हैं? अभी पिछला हमने जो जगत खत्म किया, कौन सा जगत था? प्राणी जगत, जंतु जगत, हम उसमें आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या एक गाय भी उसी वर्ग में आती है? बिल्कुल उसी में आती है। तो सर कैसे पता हमको? तो रीजन है कि हम भी एक स्तनधारी हैं, वो गाय भी क्या है? एक स्तनधारी है। सर लक्षणों को तो हमें जानकारी रखी है, तभी तो जाकर के हम एक जगह पर उनको रख रहे हैं। कुल मिला जुला के सर अगर लक्षण का जानकारी नहीं रहेगा ना, हम वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे, उस जीव के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे, उस जीव के समीपस्थ जो जीव होगा उसका पता नहीं लगा पाएंगे हम लोग। कुल मिला जुला करके ऐसी समस्याएं आएंगी। ये था आपका पहला क्वेश्चन, फटाफट ज्यादा समय नहीं लेना है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि आपको एक नमूना दे दिया जाए, वर्गीकरण हेतु आप क्या क्या कदम उठाएंगे? सिंपल सा लॉजिक है कि सर अगर मुझे कोई भी नमूना दे दिया गया, नमूना इट मींस कि क्या दे दिया गया आपको? कोई जीव दे दिया गया, सर हम उसके 7 आधार का जानकारी निकाल लेंगे। बात समझ में आया? 7 आधार के बारे में जानकारी निकाल लेंगे तो पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा हमको? डिटेल्स मिल जाएगा। खत्म। तीसरा क्वेश्चन, देह गुहा एवं प्रगुहा का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक होता है? सर देह गुहा कह ले या प्रगुहा कह ले, इसका मतलब क्या होता है? देह गुहा या प्रगुहा का मतलब बता रखा है आप सभी लोगों को। फिर भी एक चीज, जैसे सर जर्म स्तर की हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा बाह्य जर्म स्तर, उसके बाद मध्य जर्म स्तर, उसके बाद अंतः जर्म स्तर, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों मिल रहे हैं सर, ये हो गया बाह्य, ये हो गया मध्य जर्म स्तर और ये हो गया अंतः जर्म स्तर, ठीक है। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं कि यदि प्रगुहा है या नहीं है, इससे वर्गीकरण में आपको क्या फायदा मिल रहा है भाई? तो सर यदि प्रगुहा है, ध्यान देना, यदि प्रगुहा है या मिल रहा है, इस वजह से हम ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? प्रगुहिकीय कहते हैं। तो सिंपल सा एक लाइन बता के बताना कि सर यदि मध्य जर्म स्तर टूट गया हो, टूटने के बाद अगर इसमें रिक्तिका बनी हो तो वैसा जीव क्या कहलाएगा? प्रगुहिकीय कहलाएगा। और जिनमें ये चीजें नहीं मिल रही है वो क्या कहलाएंगे? अगुहिकीय कहलाएंगे। तो सिंपल सा कि सर प्रगुहा का मिलना और न मिलना 2 प्रकार के जीवों को शामिल करता है आपस में। एक वो जिनमें कहीं ना कहीं मध्यबित्ती टूटी होगी और एक वो जिनमें मध्यबित्ती नहीं टूटी होगी। डन। अगला क्वेश्चन,
अंतः कोशिकीय पाचन एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में क्या अंतर है, बताना जरा। अंतः कोशिकीय पाचन सर एक कोशिका, एक और यहां पर सर दो कोशिकाएं मिल रही है। अंतः कोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन, सर ये एक कोशिका, इसका केंद्रक, बातें नहीं करिए, ठीक है। इस कोशिका के अंदर कुछ पड़ा है खाने के लिए, ये लो खाने के लिए मतलब कि सर कुछ खाद्य पदार्थ है यहाँ पर, ठीक है। इस कोशिका के बाहर कुछ रखा है खाने पीने का सामान, ठीक है। सर एंजाइम इसके अंदर भी है और एंजाइम इस कोशिका में भी है, ठीक है। पाचन का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी चीज मिल रही है, अब नॉर्मली हम कहते हैं जैसे सपोज आपके अंदर मिल रहा है अमीनो अम्ल, या फिर उससे भी पहले अगर हम बात करें सर हमने सुबह सुबह खाया प्रोटीन, ठीक है। अब आराम से सुनना, प्रोटीन खाया सर, प्रोटीन किस रूप में लिया, दाल के रूप में लिया हमने प्रोटीन को, ये दाल हमारे अंदर चला गया। अब ये जो दाल अंदर गया सर, अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से बात करें तो कौन हमारे अंदर गया, प्रोटीन हमारे अंदर गया। अब इस प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे शरीर में कौन मिल रहे हैं, एंजाइम मिल रहे हैं। अब ये एंजाइम क्या करेंगे कि सर इस प्रोटीन का पाचन करेंगे, पाचन करके इस एंजाइम को तोड़ते 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 बदल देंगे किसमें, अमीनो अम्ल में बदल देंगे, अमीनो एसिड में बदल देंगे। यही कहलाता है बच्चा आपका पाचन। तो क्या कहेंगे कि सर ये थी जटिल अवस्था और ये है सरल अवस्था। तो कुल मिला जुला करके कि सर जटिल खाद्य पदार्थ को एंजाइम की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ये पाचन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, ठीक है। अब समझना कि सर एंजाइम इस कोशिका में भी है, एंजाइम इस कोशिका में भी है। खाद्य पदार्थ यहाँ पर क्या है, कोशिका के अंदर है, यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, कोशिका के बाहर दिख रहा है। अब क्या हुआ कि सर ये जो एंजाइम यहाँ पर पड़ा है ना, ये एंजाइम जा करके इसका क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है। मतलब क्या कर रहा होगा सर, जटिल से क्या बना रहा होगा, सरल बना रहा होगा। अब ये पाचन कोशिका के अंदर हो रहा है कि बाहर, अंदर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखना कि सर यहाँ पर एंजाइम दिख रहा है, वो एंजाइम कहाँ है, कोशिका के अंदर। खाने पीने का सामान कहाँ है, बाहर। सर ये एंजाइम बाहर निकलेगा, बाहर इसका पाचन करेगा। सर ये पाचन कहाँ हुआ, तो सर पाचन दो तरीके का, एक जो कोशिका के अंदर होगा, एक जो कोशिका के बाहर होगा। सर जो अंदर हुआ ना उसको कहते हैं अंतः कोशिकीय पाचन, जो बाहर हुआ उसको कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंट्रा हमेशा याद रखना, ये इंट्रा वर्ड बताता है किसको, अंदर को। इंटर वर्ड बताता है किसको, बाहर को। कंफ्यूज मत होना, इंट्रा तभी कहेंगे अंदर, इंटर माने बाहर। इसका एक दिन एग्जाम्पल भी दिए थे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्ति, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है ना। सिंपल सा पहला अंतर आपको मालूम चल गया कि सर पहला अंतर क्या होगा कि कोशिका के अंदर पाचन हुआ तो अंतः कोशिकीय पाचन, कोशिका के बाहर पाचन होगा तो बाह्य कोशिकीय पाचन। कोशिका के बाहर कहां, कहां कोशिका के बाहर, कहां कहां कहां, आहार नाल में। ये बताओ हम लोग का मुख में, अच्छा आपसे पूछें क्या सर हम भोजन करते हैं, पाचन कहां से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है ना। सर मुख तो खोखला जगह है, इसमें हमने भोजन रखा, हमारे मुख में क्या निकला, लार निकला। उस लार में सर एंजाइम है, वो लार क्या कर रहा है, उस भोजन को पचा रहा है। अब बताओ कि पाचन कहाँ हुआ, कोशिका के अंदर की कोशिका के बाहर। सिंपल सा सर, ये हमारा मुख था, यहाँ पर हमने भोजन डाला, अगल बगल की कोशिका में क्या भरा पड़ा है, एंजाइम भरा पड़ा है। सभी लोगों ने क्या किया सर, एंजाइम भेजना चालू किया यहाँ पे। अब बताओ कि पाचन कहाँ हुआ, कोशिका से बाहर हुआ। तो याद रखना कि बाह्य कोशिकीय पाचन कहाँ होता है, आहार नाल में होता है। बात समझे। दूसरा चीज, अब इन दोनों में एक और अंतर है कि सर अगर अंतः कोशिकीय पाचन की बात करें ना, तो यहाँ पर एंजाइम की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यहाँ पर सर बहुत ज्यादा एंजाइम जाएगा वहां पे काम करने के लिए।
ठीक है। दूसरा कि सर यहाँ पे जो एंजाइम काम करने के बाद जो डाइजेशन होगा, जो पाचन होगा, ये क्या होगा, काफी जल्दी होगा, काफी, है ना, ये क्या होगा, थोड़ा सा धीरे होगा, काम खत्म। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन था ना, तीसरा था। चलो अगला क्या है, चौथा था जी। पांचवा क्वेश्चन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है, ये तो ना बता रहे हैं भाई, ये नहीं बताएंगे। लार्वा वाली बात याद है ना, ठीक है, लेकिन चलो बता देते हैं। देखो कि सर परिवर्धन माने क्या होता है, देखो फटाफट खत्म करते हैं। हाँ बिल्कुल बताए थे। देखो सर ये एक कीड़ा, देखो यहाँ ए बुआ सब ध्यान दो, इधर चैप्टर खत्म है, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देखो जरा। सर ये एक कीड़ा है, ये एक कीट है जिसका नाम देते हैं हम लोग कैटरपिलर। सुनो आराम से, ये कैटरपिलर हो गया, ठीक है। ये कैटरपिलर ना अभी बच्चा है, ठीक है, अभी बच्चा है, मतलब कि अभी जन्म हुआ है इसका कुछ दिनों पहले। जब ये वयस्क हो जाएगा ना, ये क्या कर रहा है सर, ये पहले वृद्धि कर रहा है, ठीक है। जब वृद्धि कर लेगा तो सर ये क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, मतलब कि ये बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर, तो देखो जब एडल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ठीक है सर, ये तो तितली बन गई, बात समझे। तो एक चीज में आप देखने को क्या मिलता है, अरे बातें नहीं करो, एक चीज क्या देखने को मिलता है कि सर तितली बनी जरूर है लेकिन एक कीट से बनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल, ठीक है, ये कौन है आपकी, बटरफ्लाई हो गई, ये तितली हो गई। अब एक बार एग्जांपल, ये तो हम बहुत पहले से दे रहे हैं कि सर एक इंसानी बच्चा है जिसका अभी अभी जन्म हुआ, ठीक है। अभी इसको भी क्या कह लेंगे सर, ये भी क्या है, बच्चा है, चलो ठीक है भाई, इसका भी अभी अभी जन्म हुआ था तो ये भी क्या था, बच्चा था, ठीक है। अब सर ये भी क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ठीक है। वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी वयस्क हो जाएगा। सर जब वयस्क हो जाएगा ना, तब देखो तो क्या हो रहा है, कहाँ है, पहले आदमी ना था, पहले जानवर था, कौन बोला है, ठीक है। क्या हुआ है सर, क्या साइज बढ़ा है, आकार बढ़ा है, कोई ऐसा चेंज दिख रहा है कि सर यहाँ वाले में और यहाँ वाले में कोई रूप का अंतर हुआ है क्या, नहीं हुआ है सर। तो जब रूप का अंतर नहीं है ना, तो ऐसा वृद्धि क्या कहलाता है कि सर ये तो डायरेक्ट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट हिंदी में कहते हैं कि सर ये क्या है, प्रत्यक्ष है। कहते हो ना कि कभी कभी हम लोग परिभाषा दे देते हैं किसी को, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना, मतलब जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको क्या कहेंगे सर, डायरेक्ट प्रत्यक्ष। सर जैसा पहले था वैसा आज भी है, केवल क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, साइज बढ़ा है आकार का, ठीक है। यहाँ पे देखो तो जरा, सर यहाँ पे था कुछ और, बना कुछ और, ठीक है। हम भी पता है जब 7वें 8वें क्लास में थे उस समय ये चीजें नहीं पढ़नी थी, लेकिन समझ में इतना ही आता था कि तितली बचपन से ही तितली जैसी होगी। तो ये जाने की तो ससुरा तितली जो है ये जो कीड़ा है उस दिन लगाया तरीकी। और मेरे ख्याल से शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते थे कि तितली जो है एक कीड़े से बनती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अरे बस ये क्या कहलाएगा बच्चा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डन, चलो तो डायरेक्ट। और आज हाँ एक बात और कि सर ई वाला जो अवस्था है ना, कौन बात कर रहा है, ई वाला जो अवस्था है इसको नाम देते हैं हम लोग लार्वा अवस्था। लार्वा अवस्था हर किसी को नहीं कहते हैं, उसी को कहते हैं जहां पर बचपन की अवस्था और वयस्क अवस्था में अंतर देखने को मिले रूप का, तो वहां पर उसकी बचपन की अवस्था क्या कहलाती है, लार्वा अवस्था। हाँ मेंढक में भी होगा, वेरी गुड। मेंढक में भी क्या होता है, लार्वा अवस्था होता है, क्योंकि मेंढक को जब देखोगे ना तो सर मेंढक का कुछ ऐसा होता है, ये टेडपोल होता है इस तरीके से, मछली के जैसा तो बाद में आएगा, पहले ये एक इस तरीके से कोशिका होती है छोटी सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे वो क्या बनता है, मेंढक बनता है। तो मेंढक भी क्या है, लार्वा अवस्था को दिखाता है मेंढक। चलो अगला क्वेश्चन,
परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस के विशेष लक्षण बताइए। लगता है कि बता रहे हैं हम लक्षण। प्लेटीहेल्मिन्थेस पूरा प्लेटीहेल्मिन्थेस पूरा पढ़ा रखा है, वहां से लक्षण अपना देखना। ऑर्थोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के प्रमुख कारण बताइए। ऑर्थोपोडा को सबसे बड़ा संघ बोला है, काहे क्योंकि सर बहुत सारे इसमें जीवों को रखा गया है, बहुत सारे कीटों को, सब खुद से बताना। बाकी पीडीएफ भेज दिए ग्रुप में। जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है? इकाइनो डर्मेटा। जल संवहन तंत्र बोले हैं, है ना, वो का है, नाल है वो, ठीक है। अच्छा देखो, एगो 9वां नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। सभी कशेरुकी रज्जुकी है, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है। कथन को साबित कर देगा ना सब? पक्का? चलो, अब बोले ना, कई बार क्वेश्चन पूछता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ज्यादा तो नहीं लेकिन 3 नंबर के लिए आया हुआ है, कई दफा आया हुआ है 3 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, मछलियों में वायु कोश की उपस्थिति का क्या महत्व है? देखो क्या महत्व है, ऐसे बताए हुए हैं हम कि सर ये मछली हो गई, इस मछली के अंदर पेट में खाली जगह है गुब्बारे के जैसा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? वायु कोश कहते हैं, या तो फिर एयर सैक बोलते हैं, ठीक है। अगर ये है तो इसमें क्या मिलता है सर? वायु मिलता है, ठीक है। जिस कारण से ये मछली पानी में रहती है तो तैर पाती है, पानी के सतह पर आ पाती है, ठीक है। कभी भी देखना मछली कटता है ना तो में से वो सफेद रंग के गुब्बारा निकलता है, ठीक है, खुला हुआ रहता है ना, उसमें हवा भरल रहता है। अगर वो नहीं रहेगा तो मछली डूब जाएगी। अभी मत कहना कि सर मछली डूब जाएगी। हाँ मछली डूब जाएगी। एगो मछली पढ़ाए ना तुम लोग को जी, एगो ऐसी मछली है जो नहीं तैरेगी तो डूब जाएगी, शार्क। तो 24 घंटा तैरते रहती है, कारण कि सर उसमें ये वाला वायु कोश नहीं होता है, इसलिए शार्क कभी भी रुकती नहीं है। रुकी मतलब डूबी, समझे? तो मत तो समझा दोगे ना कि सर ये वायु कोश नहीं रहेगा तो मछली तैर नहीं पाएगी। अगला क्वेश्चन, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण हुआ है? देखो जरा कि सर पक्षी जो है, इधर इधर ये बातें कर रहे हैं बाबू, आप लोग बात नहीं करिए। देखो पक्षी जो है ये टेट्रापोडा के अंतर्गत आती है, पता है ना सर? टेट्रापोडा माने क्या होता है? एक ऐसा जीव जिसके 4 गो पैर, 2 अगले वाले पैर और 2 पिछले वाले पैर, अग्रपाद पश्चपाद बोलते हैं, है ना, 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि सर पक्षियों में ऐसा क्या क्या चेंज हुआ जिस वजह से वो उड़ पाती है, ठीक है। सबसे पहला चेंज क्या हुआ कि सर इस पक्षी का जो अगला वाला 2 पैर है ना, वो बदल गया, किसमें? पंख में बदल गया, ठीक है। दूसरा कि सर इनमें जो हड्डियां मिल रही है इनके बॉडी में, वो हड्डियां कैसी हैं? खोखली हैं। खोखली के साथ साथ उनमें क्या मिल रहा है? वायु कोश मिल रहा है। इसी कारण से चिड़िया उड़ पाती हैं। हम लोग की हड्डियां जो है ना, ये भरा हुआ है हम लोग का हड्डी, ठीक है, लेकिन चिड़िया का हड्डी अंदर से खोखला रहता है, उसमें वायु रहता है, इसीलिए वो आसानी से उड़ पाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या अंडजनक तथा जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चे संख्या में बराबर होते हैं? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? जाहिर सी बात है सर, डिफरेंस होता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? सर एक ऐसा जीव है जो अंडे को जन्म दे रहा है, ठीक है, एक ऐसा जीव है जो बच्चे को जन्म दे रहा है। अब सवाल देखना जरा क्या पूछ रहा है सर, एक अंडजनक या जरायुज माने क्या होता है? एक ऐसा जीव जो बच्चे को जन्म दे, क्या कहते हैं उसको? जरायुज कहते हैं। जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चे संख्या में बराबर होते हैं क्या? नहीं। सर मनुष्य की बात कर लो तो मनुष्य क्या करेगा सर? एक बार में 1 बच्चे, 2 बच्चे या 3 बच्चे पैदा कर सकता है एट अ टाइम। एट अ टाइम इज मींस सर अभी अभी 1 बच्चे को जन्म दे सकता है, जुड़वा बच्चे को जन्म दे सकता है, तिड़वा बच्चे को जन्म दे सकता है। हाँ होता है वो अभी टॉपिक आएगा तो देखेंगे उस समय कि जुड़वा तिड़वा कैसे पैदा होता है, सब बताएंगे आप लोग, टेंशन नहीं लो, ठीक है। लेकिन अंडे
सर एक बार में उनकी भी संख्या अनेकों हो सकती है या फिर एक भी हो सकती है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, पांच, ये भी हो सकता है। अब चलो इंसानी बच्चे हैं, इंसान है, एक बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, बच्चे के रूप में एक बच्चे को देता है, ठीक है। अब गाय भैंस एक बच्चे को, कुत्ता है, संख्या ज्यादा है ना, ठीक है। सर संख्या में आगे पीछे हो सकता है, संख्या में अंतर हो सकता है। अब एक और लास्ट में है कारण पूछ रहा है, देखो क्या कह रहा है, यदि हाँ तो क्यों। अच्छा ये बताओ कि एगो अंडे को जन्म देने के लिए या एगो बच्चे को जन्म देने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? एगो अंडाणु चाहिए और क्या चाहिए? एगो शुक्राणु चाहिए। अगर जब ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा सर? एगो युग्मनज बनेगा। अब वो युग्मनज जाके अगर उसका माँ अंडा देने वाली होगी तो क्या बनाएगा? अंडा। अगर बच्चा पैदा करने वाली होगी तो बच्चा। यानी कि एक बच्चे की जिम्मेदारी किसके पास है सर? एक युग्मनज के पास है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि सर एक शुक्राणु और एक अंडाणु के पास भी है। बात वही है, बस घुमा के इधर से बोल रहे हैं कि मैं कहूं कि एक अंडे के लिए या एक बच्चे के लिए एक युग्मनज जिम्मेदार है, या तो इसको क्या कह दिया या में, या एक अंडाणु और एक शुक्राणु जिम्मेदार है। अब बताओ कि अगर कोई जीव, जैसे कुत्ते की बात कर रहे हैं सर, 8 गो बच्चे को जन्म दे रही है, वो जो फीमेल है, जो कुतिया है, वो 8 गो बच्चे को जन्म दे रही है, क्या हुआ होगा उसके अंदर? हंसी किस बात पे आ रही है? नाम पे आ रही है हंसी। हाँ तो फिर काहे हंसी? अरे तो आर्ट्स लेने ना, फिर आर्ट्स लीजिए फिर, क्योंकि नाम तो आएंगे, बहुत सारे नाम आएंगे। डन। चलो आगे देखो। कभी कभार मेरी शब्दों का बुरा लगे तो बुरा लगता है, तो अच्छी बात है, बुरा लगना बहुत अच्छी बात है। इधर 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 देखो, बातें बंद। अब बच्चा, अगर कोई जीव 8 बच्चे को जन्म दे रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है सर, उसके अंदर क्या हुआ होगा कि 8 गो अंडाणु कहीं ना कहीं उसके अंदर निकला होगा, उसके अंडाशय से। और शुक्राणु जब भी जाते हैं सर, संख्या में क्या होते हैं? करोड़ों होते हैं। आएगा जब जनन चैप्टर आएगा तो वहां पे बात करेंगे कि जब भी शुक्राणु स्थानांतरित होते हैं तो वीर्य के द्वारा जाते हैं। वीर्य का मतलब सर एक तरल पदार्थ होता है जिसको वीर्य कहते हैं, उसके अंदर शुक्राणु होता है और उसकी संख्या क्या होती है? करोड़ों में होती है। अब एक मादा के अंदर कहीं ना कहीं सर जितने अंडाणु निकलेंगे उतना निषेचन होगा, उतने युग्मनज बनेंगे, उतने ही अंडे या तो बच्चे बनेंगे। तो सीधा सीधा क्यों में जवाब दे देना कि सर निषेचन जो हुआ होगा 1 से अधिक अंडे में हुआ होगा। अंडे मतलब इस अंडाणु की बात कर रहे हैं, 1 से अधिक अंड कह लो या तो अंडाणु कह लो। तो निषेचन 1 से अधिक अंडाणुओं में हुआ होगा, इसलिए उनकी बच्चे की संख्या क्या है? 1 से अधिक। वैसे ही मनुष्यों में भी होता है, 1 अंडाणु 1 शुक्राणु मिलेगा तो 1 बच्चा होगा, और कहीं 2 अंडाणु 2 शुक्राणु मिल गया तो जुड़वा हो जाएगा, और कभी कभार 1 अंडाणु 1 शुक्राणु बच्चा 2 हो जाएगा। कैसे? हाँ, विभाजन से। ठीक है, चलो और क्वेश्चन रह गया। निम्नलिखित में से शारीरिक खंडीभवन किसमें सबसे पहले देखा गया था? जी एनालिडा में देखा गया था ना। चलो निम्नलिखित का मिलान कर दीजिएगा, आप अपने हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। और लास्ट, मनुष्यों पर पाए जाने वाले कुछ परजीवी है। कॉम्प्लेट है, कंकत पट्टी का, ठीक है। अरे वो याद है, कंघानुमा प्लेट किसी पर मिल रहा था क्या? वही है, ये बोला है प्लेटी हेलमेट थी जगह में से। अब लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य पर पाए जाने वाले कुछ परजीवियों का नाम लिखिए। लिख दोगे ना? सर मनुष्य में तो ढेर परजीवी मिलता है। परजीवी माने कि सर एक ऐसा जीव जो हमारे ऊपर रह करके या तो हमारे अंदर रह करके हमारा भोजन चुरा रहा होता है, हमारा खून चूस रहा होता है, हमसे पोषण ले रहा होता है, ऐसे को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है ना, एस्केरिस, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लिख के खत्म करना। डन, चैप्टर खत्म। चैप्टर ऑलरेडी खत्म था, बस कल क्वेश्चन आंसर देखना था हम लोगों को। हाँ हाँ, इतना सब कुछ पढ़ लिए बाबू। एक अगर हम संग छोड़ भी देंगे सपोज, तो आपको आइडिया मिल गया कि कैसे पढ़ना है। हर जगह पे तो उसी सीक्वेंस में चले हैं ना हम।
चलो बातें बंद, नया चैप्टर की शुरुआत करें। हो गया, चलो नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या है अगला चैप्टर आपका? है? हाँ वो इकाई है ना, ये क्या है? पुष्पीय, उसमें जो इकाई है वो क्या है? पुष्पीय पादपों की आकार की टेस्ट होगा, सडन टेस्ट होगा। सडन टेस्ट, सडन सडन इट मीन्स अचानक। टेस्ट तो होगा, चैप्टर खत्म हुआ ना। टेस्ट जाने से पहले जाएंगे रेत की हवड़ाओ नहीं सब, मतलब कि टेस्ट लेके जाएंगे, ठीक है। अरे हम मंगलवार को जाने वाले हैं बाबू, हाँ नेक्स्ट संडे के बाद, बाकी सोमवार तक आपकी क्लासेस चलेंगी, सो नो डाउट। इट्स माई मैटर, ये मेरा मैटर है, पूरा पढ़ाया आप लोगों को। इतना तो राइट बनता है कि हम कहीं से भी टेस्ट ले लें, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ओवरऑल सब हो सकता है। एक टाइम में सब मैनेज नहीं हो सकता है, हर बात पे एग्जाम्पल देना जरूरी है। चलो इसको देखो, सिंपल सी बात करते हैं, पुष्पीय पादपों की आकार की। आराम से सुनना, ये चैप्टर काफी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, लेकिन क्लासेस मिस मत करना। आराम से आज की क्लासेस बेसिक्स होंगी, आज जो नहीं आया होगा कल उसका बुद्धियों परेश होगा। रीजन की बेसिक कभी नहीं छूटना चाहिए आपका, खास करके वो दिन जिस दिन आपको पता होना कि नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्लास तो कतई मत छोड़ो उस दिन, क्योंकि सर हथियार तो उसी दिन मिलता है आपको। इस चैप्टर का जो भी हथियार होगा वो आज ही मिलेगा, बाकी कल से तो हथियार चलाना शुरू करेंगे। बिना हथियार के क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। चलो देखो, पुष्पीय पादपों की आकार की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलो चैप्टर का पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद तो फिर पढ़ना ही है हमें। डन। चलो देखो जरा, सर पहले पुष्पीय पादप की बात करते हैं हम लोग। हमें पसंद नहीं है भाई, हमारे बात के पीछे किसी की आवाज हमें पसंद नहीं है। एनीबॉडी, कोई भी हो, थोड़ा ध्यान रखिए सब बातों का। जब जरूरत हो पूछिए, बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब समझाए ना थोड़ा सा ध्यान रखिए, इरिटेट हो जाते हैं। क्या बोला? पुष्पीय पादप मतलब सर एक पौधा, इसमें क्या होंगी? जड़ें होंगी, ठीक है। और क्या मिल रही हैं? शाखाएं मिल रही हैं, ठीक है। इन शाखाओं पर क्या मिल रही है सर? पत्तियां मिल रही हैं, ठीक है। और कौन मिल रहा है सर? पुष्प मिल रहे हैं, ठीक है। आराम से देखना ध्यान से, क्या क्या चीजें बोला कि सर एक पौधा है, उस पौधे में नीचे जड़ मिल रहा है, ठीक है। ऊपर क्या मिल रहा है सर? ऊपर पौधे के अन्य भाग मिल रहे हैं, जिनमें क्या क्या है सर? पर्ण है ना। उसके बाद शाखा है, उसके बाद पुष्प है, ठीक है। और कहाँ गया? ये तना है। तो ये सारे कुछ कहाँ मिल रहे हैं सर? जमीन से ऊपर। और ये क्या है आपका? मूल कह लो या जड़ कह लो, है ना। ये सब कुछ चीजें मिल रही हैं। डन। अब पुष्पीय पादप में और एक सामान्य पादप में किसी को कुछ अंतर दिखता है क्या? चलो आइए देखिए क्या क्या बातें किया कि सर पुष्पीय पादप की बात कर रहे थे हम लोग, यही हो गया। चलो पुष्पीय पादप में क्या क्या चीजें मिली? हमें 5 चीजें मिल रही, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं सर? की का तो कोई मतलब नहीं है, क्या दिख रहा है? आकार की। इसका मतलब होता है, कहाँ गया? ये रहा मॉर्फोलॉजी। अब कोई बताएगा आकार की या मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है?
अकारकी या मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, मेरे बाहर से बहुत सी संरचनाएं आपको दिख रही होगी, है ना सर, बाल दिख रहा, सिर दिख रहा, हाथ पैर जो भी है, तो किसी भी जीव का बाहर से अध्ययन करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब कि अगर मैं कहूं कि सर यहां पर आकारकी का बात किया था, इसका मतलब कि किसी भी जीव का बाहर से जो संरचना दिख रहा है ना, वो बाहरी संरचना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। डन। तो क्या करना है सर? पुष्पीय पादपों की आकारकी पढ़नी है हमको यहाँ पे, यानी कि एक ऐसा पौधा देखेंगे जिसमें पुष्प लगा होगा और केवल बाहर बाहर से पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ नहीं करें। समझे? अगर पुष्प देखेंगे तो केवल बाहर बाहर देखेंगे, पुष्प के अंदर का होता है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? आकारकी। आकारकी माने केवल और केवल बाहर बाहर। एक और शब्द आएगा शारीरिकी, ये क्या है? आकारकी। एक आएगा शारीरिकी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मॉर्फोलॉजी। और शारीरिकी को बोलते हैं एनाटॉमी। उसका मतलब होता है कि सर अब उसके अंदर झांकेंगे। अगर हम कह देते पुष्पीय पादपों का शारीर या शारीरिकी, इसका मतलब सर सारा का सारा देखेंगे लेकिन इसके अंदर का चीज देखेंगे, है ना, अंदर कौन सी कोशिका मिल रही है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ। लेकिन अभी फिलहाल क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में? बाहर बाहर। ठीक है, चल देखना जरा, सर ये पौधा हो गया, इसके ऊपर का तना हो गया। अभी तने पर कुछ लगाया नहीं हमने, ठीक है। तने पर क्या होगा सर? शाखा होगा, पत्तियां होंगी, पुष्प होंगे, है ना। चलो अब एकदम सिंपल तरीके से याद रखना, पौधे का वो भाग जो कहां है? मृदा से ऊपर, उस भाग को कहते हैं प्ररोह। क्या बोला? कि पौधे का वो भाग जो मिट्टी से ऊपर है उसको कहते हैं प्ररोह। ठीक है, अब इसमें क्या है सर? बहुत सी संरचना है, शाखाएं मिल रही हैं, इन शाखाओं पर पत्तियां मिल रही हैं, और क्या मिल रही हैं? पुष्प मिल रहे हैं, तना मिल रहा है। अब आप ही सोच के बताओ कि जब जहां पर बहुत सारे अंग शामिल हो जाते हैं, क्या मैं उनको सिंपल सा अंग बोलूं कि तंत्र बोलूं? तंत्र बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मिट्टी के ऊपर जो भी सारा अंग मिल रहा है ना, इन सब अंग को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? प्ररोह तंत्र बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? शूट सिस्टम। बोलो बात क्लियर? ठीक है। दूसरा, अच्छा इस शूट सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? अभी अभी जस्ट देखा था हमने सर, पर्ण आएगा, शाखा आएगा, तना आएगा और पुष्प आएगा। ये चार चीजें किसके अंतर्गत आ रही हैं? प्ररोह तंत्र के अंतर्गत आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो प्ररोह तंत्र के अंदर चार चीजें सर, पर्ण है, शाखा है, तना है, पुष्प है। ये कौन है सर? ये कौन है? मूल। सर मूल में भी बहुत सारी संरचना होगी। अभी जब मूल की बात करेंगे तो बताएंगे वहां पे कौन कौन सी संरचना है, क्योंकि आप केवल मूल जानते हो, जड़ जानते हो, इसकी संरचनाएं नहीं जानते हो। एक एक करके बात करेंगे। हाँ, इससे पहले आप ये सब जान रहे थे इसलिए आपको बता दिया। तो सिंपल सा कि सर जो ये मूल वाला जो यहाँ पर है भाग, इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सी संरचना होगी, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? मूल तंत्र बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। दिक्कत? तो ऐसा कहें कि इस चैप्टर में हम दो तंत्र पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? प्ररोह तंत्र पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? मूल तंत्र पढ़ेंगे। डन। चलो सबसे पहले हम शुरू, अच्छा कहां कहां पढ़ेंगे सर? केवल बाहर बाहर से पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल हमको अंदर नहीं घुसना है। टॉपिक तो बहुत ज्यादा लंबा होगा, और ये पता है पेचीदा इसलिए हो जाता है ना कि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है, इस चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है। चलो ये बात खत्म करें, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किसको? मूल तंत्र को शुरू करते हैं। चल
चलो बात देखो, अब समझे जरा। देखना बच्चा, देखो हाँ भाई, फिर से शुरू है। देख बाबू इधर देख। अच्छा ये बताओ, जड़ देखा आपने कितने प्रकार का? चलो पहले जड़ की बात करें तो जड़ को ही समझते हैं। अच्छा जड़ से पहले ना, कितने लोग ये चीज जानते हो, एक बीज पत्र और द्विबीज पत्र। पत्र या पत्री बात एक ही है, इसका मतलब समझते हो? नहीं, देखो सर कोई बीज ले लेना, जैसे चना का, थोड़ा सा इस तरीके से रहता है, ठीक है। चना को जब हम छीलते हैं तो छीलने के बाद अंदर कितने दाने मिलेंगे? 2, ठीक है। सर बीज का पत्र कितना है? अंदर 2 है, इसलिए ये चना किसका एग्जाम्पल है? द्विबीज पत्री का या द्विबीज पत्र का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डाइकॉट बोलते हैं, ठीक है। या पूरा नाम अगर कहोगे तो डाइकोटिलीडन्स, ठीक है। दूसरा, यदि मेरे पास कोई एक ऐसा बीज है जिसको खोलने के बाद केवल अंदर सर एक दाना है, जैसे गेहूं, धान, है ना, खोलते तो क्या मिलता है? एक दाना मिलता है। ये एग्जाम्पल है किसका? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोनोकॉट बोलते हैं, या तो मोनोकॉटिलीडन्स कह दो, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई कि एक बीज पत्री या द्विबीज पत्री का मतलब क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हम जड़ की बात करते हैं। जड़ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला मूसला जड़, ठीक है। दूसरा झकड़ा जड़, ठीक है। तीसरा अपस्थानिक जड़। डन। देखो मूसला को कहते हैं हम लोग टैप रूट, ठीक है। दूसरा झकड़ा को कहते हैं फाइबरस रूट, और अपस्थानी को कहते हैं एडवेंटेटियस रूट। बात नहीं, आराम से चलो, सब कुछ समझ में आएगा। अगर हड़बड़ाओगे, बातें करोगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा बाबू, ये चैप्टर साफ हो जाएगा, बता दे रहे, ठीक है। इसलिए आराम से चलिए, और इस चैप्टर पे बहुत सारा आपका अगला चैप्टर टिका हुआ है, इसलिए गौर करिए, टॉपिक को समझिए, जहां दिक्कत लगे हम हैं, आराम से पूछिए, ठीक है। चलो क्या बोला सर, जड़ के कितने प्रकार दिख रहे हैं हमारे पास? 3 प्रकार दिख रहे हैं। एक आपका मूसला जड़, दूसरा झकड़ा जड़, तीसरा अपस्थानिक जड़, ठीक है। सर तीनों में अंतर, आइए देखते हैं अंतर क्या है तीनों में। देखिए सबसे पहला, इस मूसला जड़ की अगर हम बात करें, याद रखना सर ये पाया जाता है द्विबीज पत्री में। बात पल्ले पड़ी? चल ये वाला सर, इसका भी एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल नहीं मतलब क्लासिफिकेशन में क्या, कि ये पाया जाता है किसमें? एक बीज पत्री में, ठीक है। और ये अपस्थानिक जड़ सर, ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है दोनों में, एक बीजपत्री में भी मिल सकता है और द्विबीजपत्री में भी मिल सकता है। क्या क्या बात सर? हमने ये देखा था अभी फिलहाल
कि जो पौधा पढ़ने जा रहे हैं हम, कोई भी आकारिकी पढ़ने जा रहे हैं उसका, जिसमें हमने दो प्रकार का तंत्र देखा है। प्ररोह तंत्र जो कहाँ है, मृदा से ऊपर, मूल तंत्र जो कहाँ है, मृदा से नीचे। अभी हम पढ़ना क्या शुरू किए, मूल तंत्र। मूल तंत्र में क्या कहा कि सर मूल की बहुत सारी संरचनाएं मिलती हैं, तो किसका निर्माण होता है, मूल तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब जब मूल की बात किया तो मूल कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। मूसला मूल या मूसला जड़, दूसरा झकड़ा जड़, तीसरा अपस्थानिक जड़। ठीक है, कौन कहाँ मिल रहा है, सर मूसला जड़ कहाँ मिलता है, द्विबीजपत्री में। उसके बाद झकड़ा जड़ कहाँ मिलता है, एक बीजपत्री में। अपस्थानिक जड़ सर दोनों में मिल सकता है, एक बीजपत्री में भी और द्विबीजपत्री में भी। चलो लगे हाथ, एग्जाम्पल खत्म कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब द्विबीजपत्री में कहां मिलेगा ये द्विबीजपत्री, अरे एकदम सिंपल सा एग्जांपल याद रखना, सरसों। ठीक है, जो सरसों का पौधा है ना, अब कहोगे सर सरसों द्विबीजपत्री है, नहीं विश्वास है, देखो दाना सरसों के लेना है ना, देखिए हो ना, छोटी को होता है भले, लेकिन अंदर क्या होता है, 2 दाना होता है उसका। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हो, चना उना का एग्जाम्पल ले सकते हो, बस बस। अब एक बीजपत्री में इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा बाबू, गेहूं, धान। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल। अपस्थानिक में सर ये दोनों में हो सकता है, इसका एग्जाम्पल में याद रखिएगा, घास है ना, बरगद, उसके बाद गन्ना, ये सभी इसके एग्जाम्पल। एक एक करके फिर से पढ़ाएंगे इसको, ये तो हमने बस केवल सिंपल सा स्टेटमेंट देखा है, इससे जुड़ी हुई बातें देखी है। डन, अब शुरू करें इसको। बड़ा जल्दी नहीं टाइम हो गया जी आज, लेट से छोड़े है ना, क्लासवा तो टाइम से स्टार्ट हुआ है ना, फिर कितना लेट हो जाएगा जी, मूसला वाला कम से कम पढ़ते हैं ना। जाना ही खत्म करते तो हमें फसल रहते, जानबूझ के हम खत्म किए, इसी वजह से थोड़ा सा हो गया था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई ना। ठीक है, अच्छा एक बात खाली बता दो, अगर आपसे कोई कहे पत्ती क्या है, हाँ, पत्ती की कभी परिभाषा किसी ने पूछी आपसे? हम पूछ रहे हैं, बताओ पत्ती क्या है? नहीं नहीं नहीं, पत्ती क्या है? वैसे तो हर एक पार्ट के लिए कहते हो, बताओ पुष्प क्या है? शाखा क्या है? तना क्या है? नहीं, उसके लिए सीधा सीधा कहना, देखो क्या कहना सीधा सीधा। अभी क्या बताया कि सर पौधे का 2 ही भाग होता है, एक होता है प्ररोह और दूसरा होता है मूल। बात समझे? ठीक है, तो यही प्ररोह आगे चल के शाखा बनाता है, यही प्ररोह आगे चल के तना बना रहा है, यही आगे जा करके पत्ती बना रहा है, यही आगे चल करके पुष्प बना रहा है। तो हर एक के लिए एक लाइन, सर पत्ती क्या है? प्ररोह का रूपांतरण है। समझे? पुष्प क्या है? प्ररोह का रूपांतरण। तना क्या है? प्ररोह का रूपांतरण। शाखा क्या है? फल क्या है? पुष्प का रूपांतरण है। समझे? फल क्या है? पुष्प का रूपांतरण है। हालांकि वो भी एक प्रकार का प्ररोह ही है, लेकिन वो पुष्प से बनता है। हाँ, डन। चल, जड़ तो खुद जड़ ही है। चलो डन, बाकी हम लोग कल देखते हैं इसके बारे में। ठीक है।